हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। इन फिगर 6.27 ये फिगर दे रखी है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। जो पी क्यू एक मिरर है और दूसरा मिरर है आर एस, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो दोनों मिरर है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पी क्यू, इसका मतलब है पी क्यू किसके पैरेलल दे रखा है? आर एस के। तो गिवन में हम ये लिख देंगे। तो आगे देखते हैं क्या है एन इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए इंसिडेंट रे क्या मतलब होता है और रिफ्लेक्टिंग रे का क्या मतलब होता है। ये एक मिरर दे रखा है। अगर सपोज आप लेजर लाइट की एक बीम मारते हो, लेजर लाइट मारते हो इस पे, तो लाइट इससे इधर मिरर पे टच करेगी। जो ये लाइन होगी ये रही लेजर लाइट, अगर इससे लाइट निकलेगी वो होगी इंसिडेंट रे। फिर मिरर पर टच होके वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो हो जाएगी रिफ्लेक्टिंग रे। इसका मतलब ए बी है हमारे पास इंसिडेंट रे और जो बी सी है वो रिफ्लेक्टिंग रे है। एन इंसिडेंट रे ए बी, जो इंसिडेंट रे ए बी है वो स्ट्राइक कर रही है द मिरर पी क्यू टू बी। जो इंसिडेंट रे ए बी है वो स्ट्राइक कर रही है, ये रे इस मिरर पर पड़ रही है। किस पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। कौन से मिरर पर? पी क्यू पर। ये समझ आ गया। इंसिडेंट रे ए बी पी क्यू मिरर पर बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ। और जो ये इंसिडेंट रे आई, अब ये रिफ्लेक्टिंग रे है बी सी, और वो अपने पाथ पर चले गई, मतलब रिफ्लेक्ट कर गई। ए बी रे, इंसिडेंट रे इस पे पड़ी और बी सी रे रिफ्लेक्ट कर गई। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस। और कौन से मिरर? बी सी रे किसको स्ट्राइक करा? कौन से मिरर को? आर एस मिरर को स्ट्राइक करा, मतलब आर एस मिरर पर आके लगी बी सी रे। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर। इतना समझ आ गया। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और दोबारा से रिफ्लेक्ट कर गई कौन सी रे? सी डी रे। इतना समझ आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव डेट ए बी पैरेलल सी डी। अब हमें ये प्रूव करना है जो ये ए बी इंसिडेंट ये रे दे रखी है वो इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो गिवन क्या है हमें? पी क्यू पैरेलल टू आर एस। प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? एक कर देंगे ये जो बी पॉइंट है इसे आगे कंस्ट्रक्ट कर देंगे किधर तक? एम पॉइंट तक। इधर एम तक कर दिया। और जो ये सी पॉइंट है इसे भी आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे किस पॉइंट तक? ये एम है तो ये एन ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कौन से रे पर? पी क्यू रे पर। ये समझ आ गया। बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और सेम इधर भी ऐसा होगा। सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ये समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो दोनों भी पैरेलल हो जाते हैं। मैंने क्या बताया? अगर दो पैरेलल लाइन हमारे पास दे रखी है और उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर है तो वो दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी एम जो है, बी एम किसके पैरेलल है? सी एन के। बी एम पैरेलल टू सी एन। अब कैसे है? रीजन लिखते हैं। परपेंडिकुलर on parallel lines are also parallel। परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर होगा तो वो दोनों लाइनें भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। आगे देखते हैं। ये मान लेते हैं हम एंगल 1, ये दो एंगल बना रही है इधर, और ये मान लेते हैं एंगल 2, ये मान लेते हैं एंगल 3, ये मान लेते हैं एंगल 4। इतना समझ आ गया। अब जो ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 है वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और सेम उसी तरह एंगल 3 है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ये इक्वल कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से इक्वल हो जाएगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? आपने क्लास 8th में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। अगर एक हमारे पास मिरर दे रखा है ऐसे, ये हमारे पास मिरर है, अगर एक बीम ऑफ लाइट इधर टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये। अब सपोज दूसरा देखते हैं, ये मिरर है, एक रे लाइन ऐसे आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है। अब जितना ये वाला एंगल होगा, जितना ये एंगल सपोज ये बनाएगा 65 डिग्री, तो ये भी 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सेम उसी तरह ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग रे के इक्वल है, तो दोनों सेम एंगल बनाएगी। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो जाएगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 के, क्योंकि इंसिडेंट रे ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग रे एंगल, दोनों सेम एंगल बनाती हैं। आगे देखते हैं। अब हमने ऊपर देखा जो एंगल बी एम है वो किसके पैरेलल है, सी एन के। जो बी एम एंगल है वो सी एन के पैरेलल है। और हमें ये भी पता है अगर दो पैरेलल लाइन को, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो कौन सा एंगल बनाती है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है, जेड बनता है। दोबारा से बताता हूँ, बी एम पैरेलल है सी एन के, जो बी एम है वो पैरेलल है सी एन के। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल रे वो इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में जेड बनता है। जैसे कि ये एम बी, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जेड बन रहा है, तो इसका मतलब है ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये समझ आ गया। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये z बना रहा है इसलिए ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब जो हमने ये निकाला है, ये प्रूव करा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट, इस पूरे को इसे फर्स्ट मान लेंगे और इस वाले को सेकंड मान लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 1 दे रखा है एंगल 2 के इक्वल। और एंगल 2 किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है एंगल 3 के इक्वल। और एंगल 3 किसके इक्वल दे रखा है, एंगल 4 के इक्वल। तो इसका ये मतलब है सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एंगल 1 2 3 4 ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। ये समझ आ गया। अब जो ये एंगल है, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस 2 एक जगह आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। जितना इन दोनों एंगल का सम होगा उतना ही इन दोनों एंगल का सम होगा। बिकॉज सेम इधर वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है। ये रेड पेन से देखो z बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। अब जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो कौन सा एंगल बना रही है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये रहा, ये कौन सा एंगल बना रही है, ए बी सी। और 3 प्लस 4 क्या बना रहा है, बी सी डी, बी सी डी। इतना समझ आ गया। अब हमने पूरे क्वेश्चन में क्या प्रूव कर दिया, जो ये वाला एंगल है ए बी सी वो किसके इक्वल है, बी सी डी के इक्वल है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दो एंगल ये वाले इक्वल कब होते हैं, जब ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल चेक कर लेते हैं है या नहीं है। z बन रहा है इसलिए ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन जाएगा। और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब दो पैरेलल लाइन हमारे पास दे रखी होती है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और उसे एक ट्रांसवर्सल रे इंटरसेक्ट करती है, तो वो कौन सा एंगल बनाती है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हमने ये पढ़ रखा है, दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल रे वो करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनाता है, मतलब z बनाता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी, बी सी डी के इक्वल हो गया। अब ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। तो ए बी किसके पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वाई, बिकॉज ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में दो लाइनें पैरेलल होती है, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, और हमें यही प्रूव करना था, प्रूव डैट ए बी पैरेलल टू सी डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप इसके एक दो बारी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।